नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के ऐसे टॉप 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो इन 30 प्रश्नों में मैंने करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साथ ही साथ मैंने जनरल अवेयरनेस के प्रश्न रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है मुंडा, खासी, कोडावा या फिर मोनोपा जनजाति के लोगों के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जो लोसार उत्सव है वो किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि लोसार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो लोसार उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोसार महोत्सव मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर्स से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, जो लोसार उत्सव है, लोसार उत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। और किस जनजाति के द्वारा मनाया गया है? तो मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया गया है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और देखिए, मैं एक और बता देता हूँ यहाँ पर एक उत्सव, मैदा राम जतारा महोत्सव। मैदा राम जतारा महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? मैदा राम जतारा महोत्सव। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि मैदा राम जतारा महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? तो देखिए, तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। तेलंगाना में मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जियोग्राफी से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है ऋषिकुल्या, माही नदी, कृष्णा नदी या फिर पेन्ना नदी। देखिए, हमसे पूछा है कि कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। बताना है कि उद्गम कहाँ से होता है और गिरती कहाँ पर है। आपको ये समझ में आ गया तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो माही नदी है वो विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, माही नदी किस लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको तीनों बताता हूं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में। तो देखिए, पहले हम विषुवत रेखा की बात करते हैं कि देखिए, कर्क रेखा को माही नदी काटती है। और विषुवत रेखा की बात करते हैं तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। कांगो, जिसको जायरे के नाम से जानते हैं। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है अल्तमश या फिर इल्तुतमिश की। ऑप्शन दूसरा है कुलुबुद्दीन, नहीं है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की या फिर बलवन की। हमसे कहा गया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, रजिया सुल्तान कहा है तो पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? तो इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या है? रजिया सुल्तान है। अब देखिए, यदि आपसे पूछता है कि प्रथम महिला शासका कौन थी, प्रथम महिला शासका कौन हुई हैं, तो देखिए, प्रथम महिला शासका कौन थी? प्रथम महिला शासका थी रजिया सुल्तान। इसको आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुब मीनार की नींव सर्वप्रथम किसके द्वारा रखी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। बलवन की बात करते हैं तो देखिए, बलवन के द्वारा सीरी शहर की स्थापना, सीरी शहर की स्थापना बलवान के द्वारा की गई थी। इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। और देखिए, एक प्रश्न और बन सकता है कि जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था वो पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो केवल कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न।
चौथा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को किस नाम से जाना जाता है। जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन है उत्कल तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर कोंकण तट। कमेंट कीजिएगा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो उत्कल तट है, उड़ीसा के तटों को उड़ीसा के तटों को उत्कल तट के नाम से जानते हैं। मालाबार की बात करते हैं तो केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। कोंकण तट गोवा का तट, गोवा गुजरात से गोवा का तट क्या कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। अब देखिए जो मालाबार तट है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत में मसाले का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो केरल में होता है। और केरल के कौन से तट पर होता है, तो मालाबार तट पर होता है। इतने पॉइंट यहां से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पर, कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। ऑप्शन है चीन, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किस देश का, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा गया था। आमार सोमार बांग्ला, क्या था, आमार सोमार बांग्ला लिखा गया था। यह क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। ऑप्शन है यांगत्जे नदी, ऑप्शन दूसरा है एशियाई नदी, तीसरा है अमेजन नदी या फिर नील नदी। देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा है हमसे, तो पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यांगत्जे नदी को क्या बोलते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए जो नील नदी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी की बात करते हैं। सबसे लंबी नदी तो आपकी नील नदी हो गई। सबसे बड़ी नदी है विश्व की अमेजन नदी, जो कहां पर, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। कौन सी नदी, अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से, जो कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, नील नदी की बात करते हैं तो नील नदी से देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो नील नदी है वो निकलती है विक्टोरिया झील से। और जो विक्टोरिया झील है वो है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा से, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर है विक्टोरिया झील, जहां से नील नदी का उद्गम होता है। और यदि बात करते हैं कि नील नदी का अंत कहाँ होता है, तो देखिए भूमध्य रेखा से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको नील नदी से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बताना है आपको कि कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 25 जनवरी, दूसरा है 21 मार्च, तीसरा है 28 मार्च और चौथा है 2 जून को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कीजिएगा इसका। तो देखिए 25 जनवरी की बात करते हैं तो 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर 2 जून सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून मनाया जाता है। 28 मार्च की बात करते हैं तो देखिए 28 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून को मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है उर्वशी रौटेला, ऋषभ पंत, आमिर खान या फिर श्रेया घोषाल को। तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। देखिए ये प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। फिर से आपके पैट एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। और यदि आपसे, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि इसके पहले
जो अभी वर्तमान में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? ऋषभ पंत हैं। इसके इनके पहले की बात करते हैं तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव बताइएगा कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है A.O. ह्यूम, तीसरा है फिरोज शाह मेहता और पांचवा है बरुद्दीन तैयब जी। तो कमेंट कीजिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। पैट एग्जाम में देखिए 10 नंबर का हिस्ट्री पूछा जाता है और मैंने हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न लिए हैं। हिस्ट्री से, जनरल अवेयरनेस से भी, क्योंकि 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। और आपको मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और ये सभी प्रश्न नोट कर लीजिएगा और एग्जाम के एक दिन पहले जाकर देख लीजिएगा। आप 100% अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। देखिए हमसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव बताइएगा। तो पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है A.O. ह्यूम, तीसरा है फिरोज शाह मेहता या फिर बरुद्दीन तैयब जी। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, फोर्थ ऑप्शन है ये। देखिए जो बरुद्दीन तैयब जी हैं ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ये पूछता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी थे। फिरोज शाह मेहता की बात करते हैं तो जो कांग्रेस का 6वां अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1890 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष कौन बने? फिरोज शाह मेहता बने। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एक इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो लोकटक झील की बात की है, ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर मणिपुर। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। अब देखिए जो मणिपुर में है, लोकटक झील से प्रश्न कैसा बनता है वो देख लीजिएगा आप। मणिपुर में जो लोकटक झील है इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और उस उद्यान का नाम क्या है? कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है, लोकटक झील में है। ठीक है, यहां से इतने पॉइंट याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में है लोनार झील जो एक ज्वालामुखी निर्मित झील है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं तो देखिए नौकुचिया ताल झील, नैनीताल झील उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु बताना है। आपसे पूछ रहा है कि सबसे लास्ट वाला बिंदु कौन सा है दक्षिणी बिंदु। ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कालीमेर। तो देखिए भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा है हमसे, तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे लास्ट का बिंदु है। देखिए मैं चारों दिशाओं से रिलेटेड आपको सभी बिंदु बता रहा हूं। देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल की बात करते हैं, इंदिरा कोल है सबसे उत्तरी बिंदु। याद रखिएगा ये सिमिलर हैं। देखिए इंदिरा कोल है उत्तरी बिंदु, इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे दक्षिणी बिंदु है सरक्रीक, गुजरात में पड़ता है। सरक्रीक बिंदु सबसे पश्चिमी बिंदु है। और किब्थू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, क्या? किब्थू। ठीक है, किब्थू भी बोलते हैं इसको, जो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे पूर्वी बिंदु है। ये चारों बिंदु आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या फिर चंबल नदी पर। देखिए इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि यूपी स्पेशल से भी यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, जो कहाँ पर है? झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी जिले में है, इसको याद रखिएगा।
अब देखिए सुकमा डुकमा बांध, सुकमा, इसको भी याद रखिएगा, सुकमा डुकमा बांध कहाँ पर है, डुकमा बांध किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। जो बेतवा नदी है वो किसकी, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा इन पॉइंटों को। और यदि आपसे पूछता है कि बेतवा नदी यमुना नदी में कहाँ पर मिल जाती है, किस जिले में जाकर मिलती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाकर मिलती है, तो देखिए हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने कहा है कि देखिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 विषयों का कॉम्बिनेशन रखा है। एक तो देखिए इकोनॉमिक्स हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी से रिलेटेड मैंने इन 30 प्रश्नों में समाहित किए हैं प्रश्न। तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 30 प्रश्न, इनको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालते चलिएगा। चलिए इसका उत्तर बताइएगा। कह रहा है कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1947 में, 1935 में, 1950 में या फिर 1949 में। तो देखिए कमेंट कीजिएगा। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए यहाँ से मैं बता देता हूँ, जो आरबीआई है यहाँ से प्रश्न आपसे करंट अफेयर से बन सकता है और इकोनॉमिक्स से भी आपके यहाँ प्रश्न बन सकता है। प्रश्न कैसा बनेगा सुन लीजिएगा। देखिए पूछ सकता है कि भारत की जो आरबीआई है, तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो देखिए याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जी। कौन, शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक के कौन है, गवर्नर है। और देखिए क्रम से इनका क्रम क्या है, 25 में गवर्नर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, देखिए जनरल अवेयरनेस से प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न है, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा या फिर एनी बेसेंट। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई। देखिए एनी बेसेंट की कौन कौन सी पुस्तक है, एक तो है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है, एनी बेसेंट की है। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। देखिए मदर टेरेसा की बात करते हैं तो मदर टेरेसा की पुस्तक का नाम क्या है, डाउन द मेमोरी लैंड। क्या है, डाउन द मेमोरी लैंड। क्या है, डाउन द मेमोरी लैंड किसकी पुस्तक है, मदर टेरेसा की है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक को याद रखिएगा, है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अच्छी पुस्तक है, इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो आपका पूरा संग्राम हुआ है, हमारी स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, उसका पूरा विवरण डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया और हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। कह रहा है कि सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड रिफन के द्वारा। तो देखिए तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद देखिए लॉर्ड रिफन की बात करते हैं तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर रोक किसके द्वारा लगाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर लॉर्ड रिपन के द्वारा रोक लगाई गई थी। देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1955 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। और यदि आपसे पूछता है कि हटाया किसके द्वारा गया था, ठीक है, किसके समय में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में, और 1955 में अधिनियम बना था। ठीक है, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। देखिए 16वां प्रश्न है, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन है संजय वर्मा, संदीप माथुर, संदीप मेहता या सुमन बेरी। इंपोर्टेंट प्रश्न है और देखिए करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो सुमन बेरी को नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पर, कह रहा है कि प्रश्न 17 है, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष के द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर शिवानंद के द्वारा। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। कमेंट करते चलिएगा आप आंसरों का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 फरवरी, 10 फरवरी, 7 फरवरी या फिर 4 फरवरी को। तो देखिए पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी की बात करते हैं तो विश्व दलहन दिवस, और 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? देखिए यहां से मैं आपको एक करंट अफेयर से प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो बिरजू महाराज हैं, कह रहा है कि किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर उड़ीसी। तो देखिए तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो बिरजू महाराज हैं उनका संबंध किस नृत्य शैली से था? तो कथक से था। लेकिन देखिए जो बिरजू महाराज हैं हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। और यहाँ से देखिए करंट अफेयर से आपके एग्जाम में प्रश्न गिर सकता है, तो याद रखिएगा। भारतनाट्यम की बात करते हैं तो भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? पहला ऑप्शन है छोरा, राउफ, विधि या फिर सुइसनी। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राउफ का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न है, इंपोर्टेंट है और जियोग्राफी से संबंध रखता है और कई बार यहां से प्रश्न बन चुका है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इसको याद रखिएगा। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राष्ट्र पूछता है कि पहला देश कौन सा है, तो पहला देश है रूस। और अंतिम की बात करते और देखिए 7वां स्थान किसका है? भारत का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो देखिए नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नौटंकी है। यूपी स्पेशल से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का देखिए झूमर कहाँ का नृत्य है? तो देखिए राजस्थान का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करते हैं तो गरबा और डांडिया गुजरात के शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है और देखिए कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क या फिर अग्न्याशय। तो देखिए अग्न्याशय के द्वारा 2 हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, एक तो है इंसुलिन और दूसरा हार्मोन्स है ग्लूकागोन। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 24 अक्टूबर, 30 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 20 अक्टूबर। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ है, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। तो पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ बताया है मैंने उसका एक अंग है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं जिनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस लिए फेमस है, क्यों यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो प्रश्न है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है एम्स्टर्डम, द हेग, वियना या फिर जेनेवा में। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है? मुख्यालय है। लेकिन जो बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग हैं उनका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन जो एकमात्र आपका एक ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुरस्कार से संबंधित है, जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है। कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन है विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, या फिर आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध नव कालेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा केरल, राजस्थान, या फिर बिहार से। देखिए जो नव कालेरा उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है और देखिए आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जो नव कालेरा उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। देखिए ओणम की बात करते हैं तो ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, केरल राज्य में ओणम उत्सव मनाया जाता है। गणगौर त्योहार की बात करते हैं कि गणगौर त्योहार किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। बिहार की बात करते हैं तो छठ पूजा त्योहार बिहार से संबंधित है। और देखिए बिहार में तीज त्योहार भी मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, यूपी स्पेशल का प्रश्न है। और देखिए यहाँ यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है और हिस्ट्री से भी यहाँ पर प्रश्न बनता है। कह रहा है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, आगरा, या फिर देखिए इलाहाबाद। तो देखिए जो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था वो किस शहर में करवाया गया था, तो आगरा शहर में करवाया गया था। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो आगरा है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी, जिसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। लेकिन देखिए यहाँ पर एक प्रश्न हिस्ट्री से बनता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो देखिए जब अकबर के द्वारा गुजरात को जीत लिया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात जो क्षेत्र था गुजरात प्रांत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ पर, तो आगरा में किसके द्वारा, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का जो शहर था उसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। और जो बुलंद दरवाजा है वो विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। बताइए। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर केरल। तो देखिए जो पालघाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु दो राज्यों को जोड़ता है, तो याद रखिएगा दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो देखिए जो खजुराहो की मूर्ति कला है वो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। देखिए जो मध्य प्रदेश में खजुराहो की मंदिर है इसका निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं आपके पैट एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे अच्छे प्रश्न हैं, तो याद रखिएगा आपके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।